नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? बढ़िया हो? तो स्वागत है डीएनएस के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां हम आप लोग को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। और फिजिक्स ऑलरेडी हमने 2-3 लेक्चर ले चुके हैं। आज ये फिजिक्स का चौथा लेक्चर है। फिजिक्स वो भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, जो बच्चे अपना एंट्रेंस निकाल के अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले चुके हैं और वहां पे बीएससी मैथ का कोर्स वो लोग कर रहे हैं। उनके लिए जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं, जिसके अंदर फिजिक्स का न्यूटन मैकेनिक्स का पोर्शन है, वो मैं कवर करा रहा हूँ। ऑलरेडी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता है कि हम यहाँ पे फिजिक्स ही पढ़ाते हैं और फिजिक्स पढ़ाते आपको हमेशा दिखेंगे। तो 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। पहला लेक्चर आपका हिस्ट्री बिहाइंड न्यूटन मैकेनिक्स, दूसरा लेक्चर आपका डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड न्यूटन मैकेनिक्स, और तीसरा लेक्चर था जिसमें हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अगर आप नए हैं, आप यहां से देखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जाइए, आप पहला लेक्चर देखिए, आप वहां से हिस्ट्री सीखेंगे, फिर उसके बाद क्लासिकल न्यूटन मैकेनिक्स का अंतर देखेंगे, तब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आएंगे। इसके बाद की ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है? क्योंकि कहते हैं ना कि हमेशा शून्य से शुरू करना चाहिए जब भी आप, हालांकि आप पढ़े होंगे, लेकिन हमेशा स्टार्टिंग जंग की जो रेस की तैयारी होती है हमेशा शून्य से ही होती है। आप कितने बड़े भी योद्धा हो, आपको स्टार्ट जीरो से ही करना पड़ता है जब किसी चीज की आप तैयारी करते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग अपन ये चौथा लेक्चर पढ़ने वाले हैं। उस चौथे लेक्चर में आज भी कुछ ऐसा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को बताऊंगा, जैसा कि मैंने तीसरे लेक्चर में बताया था। हर एक क्लास के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आप लोग को बताता चलूंगा, ऐसी बातें जो आप तक आज तक ना आपने सुनी होंगी, ना इसके बाद कभी आप लोग सुनने वाले हैं। इसके बाद तो नॉर्मल हो जाएगी जब आप जान ही जाएंगे तो, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना सेशन, आपका अपना ये क्लास स्टार्ट करते हैं। खासकर आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ का क्या क्या लिमिटेशंस है? हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा डिस्कशन कर देता हूं कि न्यूटन्स लॉ होता क्या है बेटा ना। हल्का सा डिस्कशन कर देता हूं कि न्यूटन्स लॉ होता क्या है। मैं यहाँ पे समरी में एक तरीके से बोल सकता हूं, मैं डिस्कशन कर दे रहा हूं। पहला नियम क्या कहता है बेटा? पहला नियम बोलता है लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है? क्या बोलता है बेटा? लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया के अंदर क्या होता है बेटा कि अगर कोई वस्तु रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी, अगर कोई वस्तु मोशन पे है तो मोशन पे रहना चाहेगी, जब तक कि कोई इस पे बाह्य बल नहीं लगाया जाता है, ठीक है? दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि जो फोर्स होता है वो मोमेंटम के समय परिवर्तन के बराबर होता है, यानी F बराबर dp अपॉन dt, यानी फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम कहता है कि एक्शन रिएक्शन, कहता है कि यदि, कहते हैं कि दो पार्टिकल हैं, दो बॉडीज हैं, यदि एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पे फोर्स लगाएगी, वो भी इक्वल मैग्नीट्यूड के, यानी कि F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा? F12। अगर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे बेटा? मैग्नीट्यूड वाइज, परिणाम वाइज दोनों बल बराबर होंगे। लेकिन हाँ, डायरेक्शन वाइज बात करें, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो F21 इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस टाइप्स ऑफ F1। अगर इनको डायरेक्शन वाइज लिखना चाहें तो F12, डायरेक्शन वाइज दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे ना, इक्वल एंड अपोजिट। एवरी बॉडी ना शुड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक बॉडी के पास इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। दो बॉडीज हैं, एक बॉडी इस पे बल लगा रहा है, दूसरी बॉडी भी इस पे बल लगाएगी, बट विपरीत डायरेक्शन में, बट मैग्नीट्यूड दोनों का, यानी परिणाम जो होगा वो दोनों का समान होगा। ये हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर पढ़ा था, ठीक है? और एक और रोचक चीजें बताएंगे, उसके बाद हम चलेंगे लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ के ऊपर। लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज, वो रोचक चीज क्या है कि जो न्यूटन्स का सेकंड नियम है, F बराबर, इसी को F बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन भी लिखते हैं। जब हमारा m कांस्टेंट रहता है, मास कांस्टेंट रहता है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करते हैं, ठीक है? जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी अगर लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम है, वहां पे F बराबर, वहां पे मास कांस्टेंट रहता है। ये मास भी एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, मास भी वेरी करती है वेलोसिटी के साथ। हमने सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के अंदर डिस्कशन किया था, इसलिए कह रहा हूं कि आप नए हैं तो सबसे पहले वहां जाके आप लोग सेकंड थर्ड लेक्चर के अंदर आप लोग अच्छे से समझिए। F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं जब मास कांस्टेंट होगा तब, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अदरवाइज F इक्वल टू dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से ही काम चलाना पड़ेगा। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि जो दूसरा नियम है वो पहले नियम को एक्सप्लेन करता है। कैसे? पहला नियम यही कहता है ना, अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, यानी कोई पार्टिकल अपनी अवस्था नहीं बदलना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। और दूसरा नियम ये कहता है कि यदि F बराबर 0 हो, यदि F बराबर 0 हो तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी 0 होगा। यही तो पहला नियम है। पहला नियम भी तो यही कहता है ना कि कोई पार्टिकल, उसका अवस्था नहीं बदलेगा ना, उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी, उसकी अवस्था परिवर्तन होगा ही नहीं जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यदि बाह्य बल 0 हो जाए तो
तो वो कोई उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाएगा। यदि पार्टिकल एक्सेलरेट नहीं होगा इसका मतलब वो अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करेगा। यदि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, अगर मोशन पे है तो मोशन पे रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। कोई वस्तु आ रही है उसको रोकना है तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा, उसको क्या उसकी वेलोसिटी कम करनी है तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा, सारी चीजें हैं। तो दूसरा नियम है वो पहले नियम को भी एक्सप्लेन कर सकता है, इसलिए जो दूसरे नियम को पहले नियम का एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि F बराबर 0 हो तो एक्सेलरेशन भी 0 होना चाहिए। ये न्यूटन का दूसरा नियम कहता है F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसी चीज को यूज करके हम आगे लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि दूसरे नियम से पहले नियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर F बराबर 0 हो, किसी बॉडी पे लगने वाला एक्सटर्नल बल 0 होगा, यहां से देख लो कि अगर एक्सेलरेशन, मास तो 0 हो नहीं सकता किसी पार्टिकल का, होता है क्या? नहीं ना, मास नहीं 0 हो सकता। तो मास नहीं 0 हो सकता, यदि पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, यानी इस पे पार्टिकल पे लगने वाला बल 0 हो जाएगा। या वाइस वर्सा पूछ सकते हो कि यदि एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स को भी 0 होना पड़ेगा। ये हम देखते हैं न्यूटन के सेकंड नियम से। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। क्या बात करते हैं बेटा? बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। लिमिटेशंस ऑफ NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखो लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की लिमिटेशंस जो है कहां न्यूटन्स लॉ का, कहां न्यूटन्स लॉ जो होता है वो फेल हो जाता है, इसी के बारे में आज हम यहाँ पे अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। एक एक चीजों को बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, पहला नियम जरा देखो कि न्यूटन सर का ये नियम कहता है, पहला नियम जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, कहते हैं कि कोई बॉडी तब तक अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यदि बाह्य बल नहीं होगा, अब्सेंट होगा, यानी फोर्स बराबर 0 होगा, तो अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करेगी, यानी वो बॉडी कभी भी एक्सेलरेट नहीं होगी। जो कि हम दूसरे नियम से पहले नियम को, ये दूसरा नियम ही है, दूसरा नियम का कंडीशन है, वो दूसरे नियम से हम पहले नियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरे नियम में कंडीशन लगाया कि एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स 0 होगा, यदि फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ये दूसरे नियम का कंडीशन था क्योंकि F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन था। ठीक है, इसी दूसरे नियम से हम पहले नियम को एक्सप्लेन किया। क्यों? क्योंकि यदि कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तो वो अपना अवस्था परिवर्तन नहीं करेगा, यानी वो बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, बॉडी त्वरित नहीं होगी। यही हमारा पहला नियम है। लेकिन ये हर जगह लागू हो जाता है कि यदि फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है? क्या ये हर जगह लागू होता है? क्या ये हर जगह लागू होता है? हर जगह का मतलब है कि हमने पढ़ा था दो तरीके के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और आपको आपके दिमाग में तुरंत ही आइडिया गया होगा, नहीं सर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बेटा ये F बराबर 0 जो कि न्यूटन्स का नियम कहता है कि यदि F 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। और उल्टा भी लिख सकते हो कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, उस पर लगने वाला बल भी 0 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ये बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। सर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटा? इस वीडियो में नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? इसलिए आपको जाके आपको दूसरी लेक्चर आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम थोड़ा सा यहाँ बता देंगे आप पूरा आपका आधा अधूरा नॉलेज हमेशा बहुत खतरनाक होता है। आप हमेशा जाइए वहां पे सेकंड लेक्चर के अंदर आप लोग को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अच्छे से मैंने बताया। FOR का मतलब बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो बच्चे पढ़े उनको पता है। तो ये कब कहां लागू होता है बेटा? जो न्यूटन का पहला नियम है ये लागू होता है क्या? ये लागू होता है केवल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, हमारा जड़त्वीय निर्देशित तंत्र के अंदर ये नियम लागू होता है। लेकिन अगर बात करें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, यदि अजड़त्वीय निर्देशित तंत्र के अंदर बात करें, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बात करें, यदि पार्टिकल पे फोर्स 0 हो भी तो भी पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है। यदि फोर्स F बराबर 0 तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होता है बेटा? जहां पे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है, हम ये देखते हैं कि यदि किसी पार्टिकल पे कोई बल नहीं लग रहा है, फिर भी वो वस्तु क्या कर रही है? फिर भी वो वस्तु अपनी अवस्था को बदल रही है, अपने स्टेट को चेंज कर रही है, यानी F बराबर 0 हो तो भी एक्सेलरेशन उसका 0 नहीं है। और यदि एक्सेलरेशन 0 भी है तो देख रहे हैं कि उस पे उसका लगने वाला बल 0 नहीं है। ये सारी चीजें होती हैं कहां? ये सारी चीजें होती हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। क्या होती है बेटा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होती है? यदि F 0 होता है तब हम देखते हैं कि हमको एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है। दूसरा नियम है कि आप देख सकते हैं कि अगर किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेफरेंस के अंदर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, तब देख हमको होना चाहिए था कि फोर्स भी 0 होना चाहिए था, लेकिन फोर्स 0 नहीं होता है, एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं होता है। इसका मतलब है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स जो लॉ होते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ
मोशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो इनवैलिड होता है। क्या होता है बेटा, इनवैलिड होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनवैलिड होता है। तो समझा क्या, पहली जगह तो कहां इनवैलिड, कहां न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इनवैलिड है बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स लॉ हमारा इनवैलिड है। कैसे सर, इसका एग्जांपल समझाइए सर, इसका एग्जांपल से ये हमको नहीं समझ में आया, कैसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, ये तो समझ में आ रहा है, जिस दिमाग में क्वेश्चन उठेगा ना सर, सर ये तो बताइए कि ये हमको समझ में आ रहा है कि कोई ये क्या है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि इनर्शियल बोला है, इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हो सकता है ये इसकी कोई वेलोसिटी ना हो, या हो सकता है कि इस क्या कर रहा है, किसी कांस्टेंट, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए तो दो चीजें पॉसिबल हैं। हो सकता है कि ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं मूव कर रहा, तो हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो, या तो ये स्थिर होगा, या तो ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव भी कर रहा होगा तो भी ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्योंकि एक्सेलरेशन को जीरो होना है तो एक्सेलरेशन होता है बेटा dv/dt। ध्यान देना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर वेलोसिटी जीरो होगा तो भी एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो मान लिया कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान रहे कि इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर यहाँ पे मान लो यही हमारा रूम है, ये रूम एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ये रूम मूव नहीं कर रहा है ना, ये रूम मूव नहीं कर रहा है, इसका वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो मान लो यही कोई पार्टिकल है, और इस पार्टिकल अगर यहाँ पे पड़ा हुआ है, समझो आंख बंद करके यही सोच लो, मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल मूव कब तक नहीं करेगा, जब तक कि उस पर कोई ऐसे बाहुबल नहीं लगाओगे। अब ये मच्छर कंटिन्यूअस यहाँ उड़ रहा है, उसको भगाना होगा तो हाथ से ऐसे मारोगे, तो फोर्स लगाओगे तो मच्छर भाग जाएगा ना। तो ये क्या होता है, ये हमारी चीजें होती है कि यदि उस पे एक्सेलरेशन जीरो है, इसका मतलब है कुछ पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या उसका वाइस वर्सा भी बोल सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर उस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, यदि कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वो अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करेगा। ये तो समझ में आ रहा है कि सर ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे न्यूटन्स लॉ गुड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। लेकिन सर हमको ये दिखाइए कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर यदि हमारा पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रहा है फिर भी वो एक्सेलरेटेड है, सर ये कैसे पॉसिबल है, सर इसको दिखाइए। चलो इसको दिखाने के लिए हम समझते हैं कि एक रोड, एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, ये हमारा रोड है, ठीक है, जरा ध्यान समझना, एक दैनिक जीवन के एग्जांपल समझते हैं। एक रोड है बेटा और एक हमारा कार है, ठीक है, ये कार भी एक रोड पे जा रही है, मतलब ये भी रोड पे ही जा रही है। आप क्या कर रहे हैं बेटा, आप यहाँ पे एक कार में एक आदमी बैठा है बेटा, और आप यहाँ रोड पे खड़े हैं ना, आप यहाँ रोड पे खड़े हैं। अच्छा बताइए, जो आदमी रोड पे खड़ा है वो कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा, वो इनर्शियल, क्या है बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्यों, क्योंकि जो रोड होगा बेटा वो किस पे होगा, भाई रोड की बात करते हैं तो ये अर्थ पे ही बात करते हैं, और जब अर्थ पे खड़ा होगा तो अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है बेटा। और ये जो कार है वो किसी एक्सेलरेशन के साथ यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो एक्सेलरेट हो रही है, ये जो कार है वो मूव कर रही है, यानी कि ये जो कार है, ये जो पूरा कार है, ये कार ही कैसा है बेटा, नॉन इनर्शियल, कैसा है बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ध्यान समझना, एक एक पॉइंट को समझना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये कार जो है वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो सर, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम जमीन पे खड़े हैं, हमारा दोस्त कार में बैठ के किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जो कार मूव कर रहा है उसमें बैठा है, यानी हमारा दोस्त और कार दोनों ही कैसे हैं, दोस्त की बात करें और कार की बात करें, वो दोनों ही क्या हैं, वो दोनों ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे जमीन अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, अर्थ के ऊपर ये कमरा भी नॉन इनर्शियल, एक कमरा भी जैसे अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, अर्थ के ऊपर एक कमरा है, कमरा भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आता है। तो ये कार एक इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, और उसके अंदर दोस्त भी बैठा है, वो भी हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करता है, ठीक है। अच्छा, दोस्त जब देखेगा, दोस्त जब तुम्हारे ये इसको, यानी कि तुम्हारा दोस्त तुमको देख रहा है ना, तो तुम खड़े हुए, तुमको, चलो तुम दोस्त को देख रहे हो ना, जो रोड पे खड़े होके तुम अपने दोस्त को ऐसे देख रहे हो, रोड पे तुम खड़े होके अपने दोस्त को, जो कि कार में मूव कर रहा है, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वो कार मूव कर रही है, उसको आप देख रहे हो, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको ये नजर आएगा कि अच्छा मेरा दोस्त ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ा, क्योंकि एक्सेलरेशन है, तो आपको लगेगा कि दोस्त के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, दोस्त भी आगे जा रहा है। अब कार को मत देखिए, आप दोस्त को देखिए। तो आप जैसे बैठे हैं, आप कैमरे पे बैठे हैं ना, आप वहां पे स्थिर हैं, जैसे हम चल रहे हैं, तो जिससे लगेगा ना हम कार के अंदर बैठे हैं, सपोज हम कार के अंदर बैठ के मूव कर रहे हैं, तो कार भी हमारा एक्सेलरेटेड है, और लग रहा है कि हम भी आगे की तरफ जा रहे हैं, हम पे भी एक फोर्स लग रहा है, और जाहिर सी बात है फोर्स लगेगा ही, जब भी आप किसी कार में बैठ के मूव करते हो, अगर कार वो एक्सेलरेटेड है, तो आपको आगे की तरफ एक फोर्स धक्का महसूस होता है, लगता है कि आप भी आगे की तरफ, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन आगे है, अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन आगे है, तो इसके ऊपर F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लगेगा। ये न्यूटन्स लॉ तो यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है कि ये इस पे आदमी के ऊपर ये अंदर महसूस करेगा, इस पे फोर्स लग रहा है।
लेकिन यदि अंदर बैठा आदमी इस रोड पे खड़े व्यक्ति को देखेगा तो उसको क्या लगेगा? जैसे ट्रेन में बैठा, जो ट्रेन का सफर सब लोग किए होते हैं ना, ट्रेन के बोगी में बैठा व्यक्ति है और बाहर खड़ा व्यक्ति है ना, ठीक है, तो वो जो बाहर वाला व्यक्ति आपको दिखेगा तो आपको लगेगा कि ट्रेन एक्सीलरेटेड है, आप पे एक फोर्स लग रहा है, वो उसको देख लेगा, उसको सीधे सीधे देखेगा। लेकिन अगर आप अंदर से उस बाहर खड़े हुए व्यक्ति को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप स्थिर हैं और ये जो बाहर वाला व्यक्ति है वो मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में बाहर वाले व्यक्ति को तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, फिर भी वो एक्सेलरेटेड है। आप आगे जा रहे हैं, वो पीछे की तरफ ऐसे जाएगा कि वो पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। आप ऐसे जाएंगे ट्रेन में बैठ के, वो खड़ा रहेगा लेकिन आपको लगेगा कि वो मूव कर रहा है पीछे की तरफ। ऐसा क्यों? ट्रेन में बैठ कभी सफर किया है ना, कार में बस में बैठ के सफर किया है ना, ऐसे खड़ा आदमी रहता है, ट्रेन ऐसे गुजरती है, बस ऐसे गुजरता है, तो आपको लगता है कि ये पीछे की तरफ मूव किया है। क्यों? जब आप अंदर से बैठ के इसको देखते हैं तो आपको लगता है ना कि ये एक्सेलरेट हो गया इधर की तरफ, लेकिन वाकई में इस पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, यानी कि इस पे लगने वाला फोर्स तो जीरो है, ये तो खड़ा है, लेकिन फिर भी आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर से बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्सेलरेटेड दिखेगा, लगेगा इधर तरफ एक्सेलरेटेड है। तो कभी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होते हैं, फोर्स जीरो होने के बाद भी एक्सेलरेशन मिलता है, ये हमको बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो ये जहां भी, अच्छा तो सर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो क्या ये न्यूटन्स लॉ वैलिड, सर क्या न्यूटन्स लॉ नहीं लगा सकते हैं? क्या कोई तो सर चीजें होंगी, कोई तो ऐसी बात होगी जिसके अंदर हम न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं? सर कुछ तो ऐसा तरीका होगा ना, क्या हमेशा इम्पॉसिबल ही है? कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। सर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स लॉ लगाना है, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स लॉ लगाना है, तब सर क्या करना पड़ेगा? तब आपको कॉन्सेप्ट आएगा, अगर न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराना है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, तो एक नया कॉन्सेप्ट आएगा जिसको बोलेंगे स्यूडो फोर्स ना, स्यूडो फोर्स क्या करेगा बेटा, यदि अगर इधर की तरफ कोई एक और एक्सीलरेशन लगा देगा तो आपको लग जाएगा इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, तो टोटल एक्सीलरेशन जीरो मिल जाएगा, फोर्स भी जीरो, एक्सीलरेशन भी जीरो, यानी जो एक्सीलरेशन है अगर उस एक्सीलरेशन को जो महसूस हो रहा है अगर उसको जीरो कर देगा तो जाहिर सी बात है फोर्स जीरो, एक्सीलरेशन जीरो, न्यूटन्स लॉ वैलिड। ठीक है, तो हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं, इस स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा के हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन्स लॉ को वैलिड करा देते हैं। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जब तक स्यूडो फोर्स नहीं लगाएंगे न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा। स्यूडो फोर्स क्या होगा आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ये कहां इनवैलिड होता है बेटा? पहली बात तो इनवैलिड होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर फोर्स जीरो होने के बावजूद भी एक्सीलरेशन जीरो नहीं होता है, या एक्सीलरेशन जीरो होने के बावजूद भी फोर्स जीरो नहीं होता है, यहीं पे न्यूटन्स लॉ इनवैलिड हो जाता है। तो वैलिड कराने के लिए हम स्यूडो फोर्स लगा दिया करते हैं। ठीक है, चलो जैसे कि अब बात करें एक बात करें, एक और एग्जांपल के तौर से समझते हैं ना, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि ये लिफ्ट है बेटा ना, आप लिफ्ट में बहुत सारे व्यक्ति, न्यूटन्स लॉ आप लोग यहाँ पे पढ़े होंगे, बहुत सारे व्यक्ति लिफ्ट में चढ़े होंगे। लिफ्ट क्या करता है बेटा, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आता है, LIFT, लिफ्ट नीचे की तरफ आता है, लिफ्ट नीचे की तरफ आता है, ऐसे नीचे की तरफ एक्सेलरेट होता है बेटा, तो आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई एक बल लग रहा है ऊपर की तरफ, आप ऐसे धीरे धीरे उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपका वजन कम हो रहा है ना। जब लिफ्ट नीचे आएगा, एक्सेलरेट होगा, तो आपको लगेगा कि आपका वजन बढ़ रहा है, ऐसा लगेगा कि आप क्या हो रहे हैं, आप थोड़े हल्के हो रहे हैं। यदि आप लिफ्ट कभी महसूस करिएगा, आप लिफ्ट में बैठिएगा और यदि यही लिफ्ट अगर ऊपर जाने लगेगा बेटा, ऊपर जाने लगेगा तो आपको लगेगा कि आपका भार जो है, आपका भार ऐसा लगेगा कि नीचे की तरफ एक बल रहा है, अपना भार कोई आपको दबा रहा है, आपका भार बढ़ रहा है। कभी महसूस करिएगा, लिफ्ट में जाइएगा, ठीक है, बटन दबाइएगा, सेकंड फ्लोर पे जाइएगा, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होंगे तो लगेगा कि आपको नीचे की तरफ कोई दबा रहा है, आपको ऐसा लगेगा बहुत भार महसूस हो रहा है। यदि वही लिफ्ट क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा तो लगेगा कि आप ऊपर की तरफ से हल्के हो रहे हैं, आपको हल्का महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों? कि लिफ्ट एक्सेलरेटेड है ना, लिफ्ट एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और उस लिफ्ट के अंदर आप खड़े हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है बेटा। देखो न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं हुआ ना, क्यों? क्योंकि आपका एक्सेलरेशन क्या है बेटा, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आप खड़े, आप पे तो कोई बल नहीं लग रहा है ना। समझो जरा, ये लिफ्ट है, ठीक है, ये लिफ्ट के अंदर आप खड़े हैं, ये लिफ्ट मूव कर रहा है नीचे की तरफ ना, फिर जब लिफ्ट नीचे मूव करेगा तो आपको लगेगा कि आपके ऊपर ऊपर की तरफ एक बल महसूस हो रहा है, आपके ऊपर ऊपर की तरफ बल महसूस हो रहा है। ऐसा क्यों लगता है? सोचो जरा, आपके ऊपर तो अभी भी अंदर जब खड़े हैं तो आपके ऊपर तो कोई बल लग नहीं रहा है, या ऐसा समझ सकते हैं कि आपका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए,
ना, आपका एक्सेलरेशन 0, क्योंकि आप तो मूव कर नहीं रहे हैं, आप लिफ्ट मूव कर रहे हैं ना, आप कहां मूव कर रहे हैं, लिफ्ट के अंदर आप हैं, तो ये क्या कर रहा है, आपके ऊपर कोई बल लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपके ऊपर एक बल महसूस होता है ना, वो बल क्यों आ रहा है, एक्सीलरेशन 0 होने के बावजूद भी आप नहीं मूव कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपके ऊपर बल लग रहा है, क्योंकि ये लिफ्ट एक्सीलरेटेड यानी कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ये कंडीशन हमेशा अराइज होती है। तो क्या करना होगा सर, क्या करना होगा, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ है बेटा, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ F बराबर क्या कर दो बेटा, F बराबर m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन लगा दो, जो आपको क्या कर देगा, न्यूटन्स लॉ को, यानी कि आपको क्या कर देगा बेटा, ये स्यूडो फोर्स जो आएगा, या ये स्यूडो फोर्स लगा के हम F बराबर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो ऊपर एक एक्सेलरेशन, ऊपर एक फोर्स लगा के मास इंटू एक्सेलरेशन करके हम यहाँ से न्यूटन्स लॉ को क्या कर देते हैं, न्यूटन्स लॉ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर लगा देते हैं, वो स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, दूसरा नियम का लिमिटेशन क्या है बेटा, दूसरा नियम का लिमिटेशन ये है, दूसरा नियम ये कहता है कि यदि F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, ये कब होगा बेटा, ये चीजें तभी लिखते हैं जब m इंटू क्या होता है बेटा, ये कांस्टेंट होता है, क्या होता है बेटा, m बराबर m कांस्टेंट होता है ना, जिसका मास कांस्टेंट होगा उसके लिए F बराबर y इंटू ये हमेशा वैलिड होगा, वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, जिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर F बराबर अगर मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी हमेशा क्या होगा, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन आएगा, ये होगा, ये हमेशा लगेगा, वो भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। ठीक है, लेकिन यदि m कांस्टेंट नहीं होगा तब क्या, अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर भी अगर मास कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या F बराबर m इंटू ए लिख सकते हैं, या समझने की कोशिश करो कि F बराबर m इंटू ए कब लिख सकते हैं, जब मास कांस्टेंट होता है। यदि मास कांस्टेंट नहीं है तो क्या F बराबर m इंटू ए लिख सकते हैं, इसका क्या जवाब है, जब ये m कांस्टेंट नहीं है तो कभी भी F बराबर m इंटू ए नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मास कांस्टेंट नहीं है। तो सर क्या, कैसे न्यूटन लॉ को, न्यूटन का सेकंड लॉ किस तरीके से लिखेंगे, यदि मास कांस्टेंट नहीं है तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऐसे लिखेंगे, dp/dt। हाँ, ये लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि अब यहाँ P बराबर m इंटू v होता है, यदि मास कांस्टेंट नहीं है तो दोनों का क्या करेंगे बेटा, यदि मास कांस्टेंट नहीं है F बराबर m इंटू ए करोगे, ऐसे dt ऑफ मोमेंटम क्या होता है m इंटू v, यदि मास कांस्टेंट नहीं है तो ये दो फंक्शन हो गए, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, दोनों का डिफरेंशिएशन होगा, पहले को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे को डिफरेंशिएट करोगे, दूसरे को कांस्टेंट रखते हुए पहले को डिफरेंशिएट करोगे। मैथ के बच्चों डिफरेंशिएशन अवकलन आप लोग को आता है, लेकिन हाँ मास कांस्टेंट होता था, मास को बाहर निकाल लेते थे, dv अपॉन dt एक्सीलरेशन लिख के ये वाला चीज ला देते थे। कब, जब मास कांस्टेंट होता था। जब मास कांस्टेंट नहीं होगा तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, ये वाला फार्मूला इनवैलिड हो जाएगा, तभी इस वाले फार्मूले से काम चलाना पड़ेगा, F बराबर dp अपॉन dt। इसका एग्जांपल बताइए सर, ऐसा कहां पे एग्जांपल होता है जहां पे मास वेरी करता है बेटा, जैसे एग्जांपल पे जैसे रेन ड्रॉप, पानी की बूंदे जो होती हैं, पानी की बूंदे क्या होती है बेटा, रेन ड्रॉप, जो पानी गिरते हैं बेटा, वो बूंदे जैसे जैसे नीचे आती हैं बेटा, उसका जो मास होता है कम होता जाता है ना, ऊपर इतना बड़ा बूंद बन के आया, नीचे 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 आते 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 इतनी छोटी सी बूंद हमको मिलती है, तो क्या वो धीरे धीरे उसका मास कम हो रहा है, तो कभी भी F बराबर m इंटू ए उसके लिए नहीं लिख सकते हैं। जैसे रॉकेट में क्या होता है बेटा, रॉकेट में फ्यूल भरा होता है ना बेटा, ऐसे रॉकेट बना होता है, जैसे कि मैं रॉकेट बनाने की कोशिश करूं, ठीक है, ये रॉकेट होता है बेटा, और ये आपका ये रॉकेट होता है ना, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, चलो यहाँ पे लिख दिया इसरो, ठीक है, ESRO, अपना इसरो का ये रॉकेट है बेटा ना, और यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे ऐसे फ्यूल भरी होती है, और यहाँ पे बेटा इसके अंदर ऐसे ईंधन भरे होते हैं ना, तो धीरे धीरे रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है, जब रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है बेटा, ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, तो धीरे धीरे इसका फ्यूल क्या होता जाता है बेटा, फ्यूल कम होता जाता है, क्योंकि फ्यूल से ही तो वो क्या करता है बेटा, नीचे की तरफ धुआं निकालता है, ऊपर जाती है एक्शन रिएक्शन की वजह से। तो जब ये क्या होता है बेटा, नीचे की तरफ जाती है, नीचे की तरफ से फ्यूल अपना ईंधन खत्म होता है, तो धीरे धीरे इसका वेट कम होता जाता है, यानी इसका मास कम होता जाता है। तो क्या यहाँ पे न्यूटन लॉ लगा सकते हैं, नहीं, क्या कौन से फोर्स से लिखना पड़ेगा, उसका फोर्स लिखना है, उस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो F बराबर dp अपॉन dt से काम चलाना पड़ेगा। तो ये सेकंड लॉ जहां पे मास वेरी करता है बेटा, जहां पे मास चेंज होता है, वहां पे कभी F बराबर m इंटू ए नहीं लिख पाते हैं, वहां पे F बराबर dp अपॉन dt से काम चलाना पड़ता है। ठीक है, चलो न्यूटन का थर्ड लॉ ना, थर्ड लॉ क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ के ऊपर ना, थर्ड लॉ के लिमिटेशंस के ऊपर आते हैं कि थर्ड लॉ का लिमिटेशंस बेटा, तीसरा नियम कहां पे फेल हो जाता है बेटा ना, इसको ध्यान से समझो, तीसरा नियम कहां फेल हो जाता है बेटा। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, यही ना कहता है, अगर मोटी मोटी भाषा में लिखो तो एक्शन रिएक्शन के बराबर होता है ना, एवरीबॉडी शुड हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही कहता है हमारा कि प्रत्येक बॉडी के पास इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होना चाहिए।
ये तो बात सही है। तो क्या अच्छा है बताओ, लेकिन ये कब 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 एक्शन का रिएक्शन आपको कब मिलता है? जब आप साइमल्टेनियसली मेजरमेंट करते हैं। साइमल्टेनियसली लिख बता रहे हैं इसको, साइमल्टेनियसली मेजरमेंट। इसका मतलब क्या होता है सर, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट आप लोग होल्ड रखिए, मैं इसको आप लोग लिख दे रहा हूँ, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ। साइमल्टेनियसली मेजरमेंट यानी कि जैसे आपने एक्शन लगाया वैसे ही आप रिएक्शन मेजर कर रहे हैं। आप, मैं ऐसे बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूं और तुरंत ही मैं रिएक्शन मेजर करने की कोशिश कर रहा हूं, तब तो एक्शन बराबर रिएक्शन होगा। और यदि मैं फोर्स लगा के फिर मैं वेट कर रहा हूं ना रिएक्शन का, तब रिएक्शन कभी एक्शन रिएक्शन के कभी भी बराबर नहीं होगा। और साइमल्टेनियसली एक्शन का रिएक्शन मेजर कर पाना बेटा इम्पॉसिबल होता है। क्या होता है बेटा? इम्पॉसिबल होता है। हम तुरंत बल लगाएं और तुरंत ही हम रिएक्शन मेजर करें, मतलब टाइम का कोई गैप नहीं है। अरे भाई मेजरमेंट करने में टाइम तो लगेगा ना, हम फोर्स लगा रहे हैं और उधर से रिएक्शन मेजर करने में हमको टाइम लगेगा ना भाई। लेकिन ये नहीं, कभी भी अगर टाइम का गैप आ जाएगा ना एक्शन और रिएक्शन को मेजर करने में, तो कभी भी वहां एक्शन बराबर रिएक्शन नहीं होगा। यानी साइमल्टेनियसली मेजरमेंट के अंदर अगर तुरंत का तुरंत ही एक्शन का रिएक्शन देख रहे हैं तब तो बराबर है, लेकिन अगर कुछ भी सेकंड अगर लेट हुआ एक्शन का रिएक्शन मेजर करने में, तो कभी भी एक्शन रिएक्शन के बराबर नहीं होगा। यही इसका तीसरा नियम का इनवैलिडेशन है। ठीक है, तो एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन कब? जब हम साइमल्टेनियसली मेजर करते हैं। जैसे तुरंत एक्शन लगाया, बल लगाया और तुरंत ही उसका रिएक्शन मेजर करने लगे, तब तो हमको एक्शन बराबर रिएक्शन होगा। लेकिन अगर एक्शन लगा के क्षणभर का भी लेट हुआ, अगर थोड़ा सा भी टाइम इंटरवल हुआ, तो कभी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं मिलने वाला। यही हमारा क्या होता है, ये हमारा थर्ड लॉ का इनवैलिडेशन होता है। और दूसरा, ये तो पहला इनवैलिडेशन हुआ, दूसरा इनवैलिडेशन हो गई एटॉमिक मेजरमेंट पे, एटॉमिक डायमेंशन पे। क्या होता है बेटा? एटॉमिक डायमेंशन पे, यानी इतनी छोटे रेंज पे, एटॉमिक डायमेंशन पे। ठीक है, बात करते हैं एटॉमिक डायमेंशंस पे। एटॉमिक डायमेंशंस पे कभी भी क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं वैलिड होता। एटॉमिक डायमेंशन मतलब जहां पे छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं, वो जो होते हैं ना एटॉमिक डिस्टेंस पे, यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बात करते हैं, उनमें कभी भी न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही लाइट की वेलोसिटी से मूव करते हैं, वो खुद ही लाइट के वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो कभी भी एटॉमिक डायमेंशन पे हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं हो पाता, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल अगर लाइट के लगभग वेलोसिटी से मूव करने लगेगा ना, तो उसका मास m कांस्टेंट नहीं रह जाएगा। और जब मास कांस्टेंट नहीं रहेगा तो F बराबर m into l नहीं लिख पाओगे, और जब F बराबर m into l नहीं लिख पाओगे, तो कैसे F21 बराबर F12 के बराबर कभी भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि फोर्स ही बराबर नहीं है। फोर्स ही चेंज हो रहा है समय के साथ, क्योंकि मास चेंज हो रहा है, तो कभी भी F21 = F12 नहीं लिख पाओगे। जब एटॉमिक डायमेंशन पे चले जाते हो ना, एकदम एटम की दुनिया में चले जाते हो, बहुत एकदम बोलते हैं ना, जहां पे क्वांटम दुनिया में चले जाते हो, क्वांटम रीजन में चले जाते हो, तो वहां पे कभी भी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता। दूसरा इसका है। और तीसरा नियम क्या है, कहां पे इसका एक्शन रिएक्शन फॉलो नहीं होता बेटा? एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, अगर दो पार्टिकल एट वेरी लार्ज डिस्टेंस, क्या होता है बेटा? एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। अब बहुत दूर है बेटा ना, क्या है बेटा? बहुत दूर है। एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल आपके नानी घर है। एक पार्टिकल यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो और सोचो नानी घर वाला फोर्स इस पे रिएक्शन लगाएगा, इस पार्टिकल की वजह से उस पे फोर्स लगा रहा है, तो सोचेगा कि उस पार्टिकल की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, आप तुरंत एक्शन का रिएक्शन मेजर करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है बेटा। तो बहुत एट वेरी लार्ज डिस्टेंस पे ये सब होल्ड नहीं करते हैं ना, ये नॉट होल्ड। ठीक है, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस नॉट होल्ड। न्यूटन लॉ क्या होता है बेटा? न्यूटन का तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन होल्ड नहीं करता है कि एक पार्टिकल यहां रखा और एक पार्टिकल बहुत दूर रख दिया और मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस पे बल लगा रहा है तो ये भी इस पे उतना ही बल लगाएगा। नहीं, एट वेरी लार्ज डिस्टेंस पे बेटा कभी भी एक्शन इसका द्वारा इस पे लगाया गया बल, इसके द्वारा इस पे लगाया गया बल कभी भी बराबर नहीं होगा वेरी लार्ज डिस्टेंस पे। और जब एटॉमिक दुनिया में चले जाओगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करोगे, तो कभी भी वहां पे एक्शन का रिएक्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे म्यूचुअल इंटरेक्शन भी होता है पार्टिकल का। जब बहुत छोटी जगह पे चले जाओगे ना, तो एक्शन का रिएक्शन तो होना चाहिए था, लेकिन वहां पे म्यूचुअल इंटरेक्शन आपस में इंटरेक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्शन रिएक्शन बराबर नहीं होता। अगर दो पार्टिकल हैं एटॉमिक दुनिया पे, एटॉमिक दुनिया मतलब है कि लगभग दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस लगभग 1 नैनोमीटर के आसपास के हो जाए, 10⁻10 मीटर के आसपास या 10⁻⁹ मीटर के आसपास का उनके बीच का डिस्टेंस हो जाए, तो वो इस अगर ये बॉडी इस पे बल लगा रही है तो ये भी उस पे इतना बल लगानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि उनके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन हो जाएगा, वो आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगे, इस वजह से कभी एक्शन का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये एटॉमिक डिस्टेंस पे न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड नहीं होता, एक्शन का रिएक्शन नहीं मिलता है। और बहुत लार्ज डिस्टेंस पे, बहुत दूरी पे चले जाओगे तो भी एक्शन का रिएक्शन नहीं मिलेगा। और पहली बात क्या है कि अगर एक्शन का रिएक्शन तभी मिलेगा कि साइमल्टेनियसली मेजरमेंट करोगे, तुरंत एक्शन का रिएक्शन मेजर करोगे, तभी भी होगा पाएगा। तो बस इतना था, न्यूटन के लिमिटेशंस पे आप लोग के इतने बेस्ड थे।
ठीक है। और हाँ, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हमको दिखाओ कि न्यूटन्स लॉ जो मोशन होता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, चलो ये बताओ, एक एक क्वेश्चन है, जरा यही बताओ, जो मैं कह रहा था कि आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ये समझाने की कोशिश करो कि अगर ये पार्टिकल, अगर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको बोलते हैं, इसको लिख लो हॉट टॉपिक, ठीक है। इसको लिख लो क्या बेटा, हॉट टॉपिक, हॉट टॉपिक। ये हॉट टॉपिक क्या है बेटा, इसको समझने की कोशिश करो। हॉट टॉपिक क्या है जरा समझो कि अगर ये क्या है बेटा, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक एस लिख रहे हैं। अगर ये किसी, ये एक्सेलरेटेड है ना, और ये भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा ना, ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये भी एक्सेलरेटेड है, ये एस डैश है। तो बताओ बताओ इसके रिस्पेक्ट में, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये जो है एक्सेलरेटेड है कि नॉन एक्सेलरेटेड है, यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में एस डैश क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यही हमको बताना है ना। आप कहोगे सर ये एक्सेलरेटेड है, अगर यहां पे बैठ के आप देखोगे तो सर ये एक्सेलरेटेड है, और ये सर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यही तो बात है ना बेटा, ये भी एक्सेलरेटेड है, ये भी एक्सेलरेटेड है। दो गाड़ियां समान एक्सेलरेशन के साथ चल रही हैं तो आपको लगेगा कि आप भी स्थिर हैं, उसको लगेगा कि आप भी स्थिर हैं। दो ट्रेनें अगर, दो बसेस अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं तो उसके अंदर बैठे यात्री को लगेगा कि आप दोनों क्या है, स्थिर हैं। आप भी स्थिर हैं, ये भी स्थिर है, ये लिखेगा कि आप भी स्थिर हैं। यानी कि दोनों में से कोई एक्सेलरेटेड नहीं होगा क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन समान है। तो यस के रिस्पेक्ट में एस डैश भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और यस डैश के रिस्पेक्ट में भी एस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यानी एस के रिस्पेक्ट में एस डैश भी क्या है, एस डैश भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। और एस डैश के रिस्पेक्ट में भी एस हमारा क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, दोनों ही सेम एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन कोई तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मान लो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो एक्सेलरेटेड नहीं है, जिसका एक्सेलरेशन 0 है, ये एक्सेलरेटेड नहीं है, जिसका एक्सेलरेशन 0 है, और इसको लिख देना एस डबल डैश ना, ये तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बताओ कि ये दोनों क्या है। अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये स्थिर है, ये एक्सेलरेटेड नहीं है, उसके केस में ये वाला जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो भी एक्सेलरेटेड होगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी, ये भी एक्सेलरेटेड होगा। तो यानी कि एस डैश के रिस्पेक्ट में, एस डैश के रिस्पेक्ट में एस भी क्या है, एस भी क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और एस डबल डैश के रिस्पेक्ट में एस डैश भी हमारा क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, वो किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं ना। जैसे हम बातें बताते हैं कि अगर ये किसी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रहा है, अगर ये किसी कांस्टेंट, अगर बोलते हैं कि ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, यदि उसका एक्सीलरेशन 0 है तो हम बोलते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन इसकी वेलोसिटी मोशन और रेस्ट दोनों एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है ना, यानी कि दोनों ही क्या है, दोनों ही किसी के रिस्पेक्ट में डिपेंड करती है। तो जो इसकी वेलोसिटी बता रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ कोई एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें तुम खड़े होकर इसको देख रहे हो ना, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नहीं मूव कर रहा, वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं मूव कर रहा है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर इसके रिस्पेक्ट में वो वाला एक्सेलरेटेड है तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये भी एक्सेलरेटेड है, इसकी भी एक्सेलरेशन ये है, इसकी भी एक्सेलरेशन ये है, अगर ये इसमें से खड़े होकर कोई बंदा, अगर इसमें से कोई खड़ा होकर बंदा अगर इसको मेजर करेगा तो ये भी तो उतने एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, वो भी इतने एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच में कोई एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन 0, ओवरऑल एक्सेलरेशन 0 है ना। क्योंकि अगर इसमें खड़े होकर यहाँ पे देखेगा तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन इसका इधर है और इसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन इधर है, यानी कोई एक्सेलरेशन नहीं, ओवरऑल एक्सेलरेशन 0 हो गया। यानी कि इसके रिस्पेक्ट में वे वाला भी ना, ये है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अगर कोई तीसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो कि अनएक्सेलरेटेड है, इसके रिस्पेक्ट में ये भी एक्सेलरेटेड है, यानी कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इसके रिस्पेक्ट में ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये हमेशा कॉन्सेप्ट में याद रखना कि दो अगर ऐसे दे दिया, कह दिया कि दोनों क्या है, इसके रिस्पेक्ट में क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नहीं, ये नॉन क्या है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नहीं, इसके रिस्पेक्ट में ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और इसके रिस्पेक्ट में ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओवरऑल एक्सेलरेशन देखोगे तो 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ क्या बात ना। अब बात करते हैं कि क्या न्यूटन्स लॉ, अगर ऐसी बात है तो क्या अगर ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका वेलोसिटी 0 है ना, अगर ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यानी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है,
ना, ठीक है। तो क्या इसमें कोई पार्टिकल, क्या इसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड होगा? दिखाओ। अगर कोई कांस्टेंट है, कोई ये अगर इसमें है तो इसमें F बराबर m इंटू ए लिख सकते हो ना। अगर कोई स्थिर है तो लगेगा कि इसमें F बराबर m इंटू ए लिख सकते हो ना। अगर कोई स्थिर है, v बराबर 0 है, ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और ये अगर किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो दिखाओ कि हमारा जो F बराबर m इंटू ए इसमें और F बराबर m इंटू ए दोनों इसमें, दोनों में लगने वाला फोर्स इक्वल होगा। अगर इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स देखें और इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स देखें, तो बताओ कि इस पार्टिकल के रिस्पेक्ट में इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि S बोल रहे हैं और इसको S डैश बोल रहे हैं ना, ये है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का हम क्या देखें, इस पार्टिकल का अगर हम फोर्स देखें और इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल पे फोर्स देखें, तो देखें कि दोनों पार्टिकल, दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। यानी जो फोर्स है, यानी न्यूटन्स लॉ, वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इस चीज को हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे लिखते हैं आगे पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या न्यूटन्स का लॉ वैलिड होता है, उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो यहां पे मान लेते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये जो पार्टिकल है इसका पोजीशन हम लिख दे रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसका पार्टिकल का पोजीशन जो है वो r है और इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का पोजीशन जो है बेटा वो r डैश है, ठीक है। तो ये और इसके सेंटर से इस सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, चूंकि हम बोल रहे हैं कि ये मूव कर रहा है तो बेटा ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो t समय के बाद, क्योंकि मान लें कि यहां से स्टार्ट किया था बेटा, t समय जब t बराबर 0 था तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहीं पे थे, इस दोनों का मूल बिंदु एक ही पे था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, एक वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे मूव करने लगा, ठीक है। तो ये t समय बाद यहाँ पे पहुंचा है, तो यहाँ पे अगर इसकी स्पीड देखना चाहे तो 4 बराबर दूरी बटा समय से यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं v इंटू टी ना, ये v इंटू टी, v के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं क्योंकि v इंटू टी। तो यहाँ से कितनी दूरी ये चला होगा बेटा, इसका ओरिजिन इसके ओरिजिन से कितनी दूरी पर होगा, v इंटू टी, क्योंकि t समय बाद मेजर कर रहे हो, v इसकी वेलोसिटी है तो v इंटू टी हो गया। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाए बेटा, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अंदर हम लिख सकते हैं vt और प्लस r, क्या लिख देंगे बेटा, प्लस r डैश वेक्टर इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये r वेक्टर, ये हमारा बन जाएगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से एरो डायरेक्शन में चलो तो ये हमारा हो जाएगा बेटा। यहां से हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, तो r वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, r वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी r डैश माइनस v इंटू टी, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा। अब दोनों साइड अगर हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव कर दें ना, एक बार डेरिवेटिव करें क्योंकि हमको एक्सेलरेशन देखना है, क्योंकि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास तो चेंज होगा नहीं, अगर यहाँ पे भी मास, इसके रिस्पेक्ट में इसका मास m है, इसके रिस्पेक्ट में भी इसका मास m होगा। हम माने कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन बहुत कम वेलोसिटी है, ऐसा नहीं कि लाइट की वेलोसिटी के बराबर हो जाए, तब तो मास वेरी करेगा, लेकिन अगर वेलोसिटी बहुत कम होगी तो मास उसका वेरी नहीं करेगा। ये रिलेटिविस्टिक केस के अंदर ही बात कर रहे हैं, तो v बराबर r इन माइनस v टू टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां से देखेंगे तो हम डबल डेरिवेटिव करेंगे तब तो एक्सेलरेशन आएगा ना, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है और इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है। अगर दोनों, इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन और s डैश के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन बराबर आएगा, तब तो फोर्स बराबर आएगा, क्योंकि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन है, मास कांस्टेंट दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, एक्सेलरेशन वेरी होने से फोर्स वेरी होगा, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, दो बार डेरिवेटिव करो, एक बार डेरिवेटिव करोगे dr, हम खाली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, dr बाई dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dr डैश ना बाई dt और ये हो जाएगा माइनस v, यही तो होगा बेटा माइनस v। एक बार और डेरिवेटिव कर दो तो हो जाएगा d2r, ठीक है, अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d2r डैश अपॉन dt स्क्वायर माइनस, बेटा ये समय का फंक्शन नहीं है इसलिए इसका एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा ना, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, d2r, ये एक्सेलरेशन बताता है, वो भी किस फ्रेम में, r, यानी r यहां से ना s डैश फ्रेम में, यानी इसको a लिख रहे हैं और इसको a डैश लिख रहे हैं, यानी इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन a होगा और इस रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस के अंदर इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन a डैश होगा, जो कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या हो जाएंगे, एक्सेलरेशन बराबर होंगे। यदि एक्सेलरेशन बराबर होगा तो अगर s रिस्पेक्ट में अगर फोर्स देखें तो m इंटू a होगा, ठीक है। अगर s डैश के रिस्पेक्ट में फोर्स देखा तो f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू a डैश, ठीक है। चूंकि एक्सेलरेशन दोनों बराबर हैं तो f डैश किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा। इसलिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर न्यूटन्स लॉ हमेशा वैलिड करता है बेटा, क्या होता है, गैलीलियन, ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर यन है ना, गैलीलियन, आगे पढ़ोगे बेटा इसको, आगे और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ना न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हल्का सा हिंट दे देता हूं,
अगर कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है और उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन, दोनों में क्या रिलेशन है बेटा। यानी अगर इसके रिस्पेक्ट में पार्टिकल का मेजरमेंट करना चाह रहे हो और अगर इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल का मेजरमेंट करना चाह रहे हो, तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन है अगर लिखना चाहोगे तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताता है कि अगर कोई दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यदि ये कोई रेस्ट पे है और उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच में उनकी वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, उनके एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती है। लेकिन हाँ, भी कांस्टेंट होना चाहिए। और एक होता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, आगे पढ़ोगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि यदि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगभग लाइट की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है और यहाँ पे जो v है ना वो बहुत 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 कम है c की वेलोसिटी के साथ। लेकिन अगर यही v इज लगभग कंपेरेबल हो जाए लाइट की वेलोसिटी के साथ, तब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन दो चीजें होती हैं। तो सारी चीजें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये चीजें होल्ड नहीं करती हैं। क्यों? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर मास वेरी करने लगता है, क्योंकि मास वहां जब स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो जाती है तब मास वेरी करने लगता है और मास चेंज होगा तो ये f यहाँ पे क्या लिखोगे, f इक्वल टू यहाँ पे m डैश लिखोगे, m और m डैश लिखोगे, तो जब भी m और m डैश बराबर नहीं होंगे तो एक्सीलरेशन बराबर फोर्स बराबर नहीं होगा। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये न्यूटन्स लॉ नहीं होल्ड करता है। लेकिन हाँ, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जहां पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी कांस्टेंट वेलोसिटी वो भी बहुत कम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वहां पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर न्यूटन्स लॉ वैलिड करता है। और ये चीजें बस जान लो, अगर नहीं भी समझ में आया तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन इतना जान लो। आगे पढ़ना है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, आगे आपको और अच्छे से पढ़ाया जाएगा जब आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के अंदर बात करेंगे तो वहां पढ़ाया जाएगा। तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मास कॉन्ट्रैक्शन, सारी चीजें अभी आगे अभी आपने तो कदम रखा है, अभी आगे फिजिक्स में आपको बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ाई जाएंगी। लेकिन अभी बस इतना जान लो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एक दिमाग में रख लो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर न्यूटन्स लॉ होल्ड करता है। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है और उसके रिस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि रेस्ट पे है, अगर दोनों में से किसी पार्टिकल पे फोर्स देखना चाहोगे तो फोर्स बराबर आएंगे ना उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के। मतलब अगर मान लो कि अगर यहाँ पे ये कोई हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये जो कि रेस्ट पे है, यहाँ पे पार्टिकल देख रहे हो, अगर इस पार्टिकल पे तुम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो F ना, उसका एक्सीलरेशन देख के, अगर यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस को तुम किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करा दो, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करा दो, तो इस पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स भी ऐसे ही होगा, वो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो यही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करता है कि ये कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे है, वहां पे कोई एक पार्टिकल, उसमें कोई एक पार्टिकल, अगर उस पर तुमने फोर्स कैलकुलेट कर लिया है, अगर उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस को किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करा दो, उस पर भी फोर्स वही लगेगा जो पार्टिकल जो रेस्ट पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमने मेजर किया था, वो और वो वाला फोर्स भी दोनों बराबर होंगे। तो यही हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर न्यूटन्स लॉ हमारा होल्ड करता है। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेस क्लास। आगे आएंगे तो हम सारी चीजें मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जो मैंने बताया था, इसके पीछे वाला पॉइंट बताया था बेटा, ये बहुत जरूरी है। ये कब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो सारी चीजें मैंने बता दी है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, एनर्जेटिक क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।